हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को। और आई होप आप लोग बहुत मज़े से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, बहुत कुछ क्वेश्चन से सीख रहे होंगे और कुछ न कुछ आप मुझे कमेंट करके बता भी रहे होंगे। लेकिन अभी तक बहुत कम लोग का कमेंट आया है। प्लीज़ बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं इशू हो। तो आइए हम बात करते हैं, चूंकि हमने 55 क्वेश्चंस तक बात कर लिया है पिछली वीडियो में। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बहुत आगे कर दिया इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 से बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 56। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने में है और आप इसको आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर होगा? हमने कुछ बातों पे तो पहले बात हम कर चुके हैं, कुछ चीज़ों पे बात नहीं की है इस क्वेश्चन में, तो उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 55 क्वेश्चंस पर 11 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हैं और इससे आप फायदा उठा सकते हैं बहुत ज़्यादा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विथ रूसो। आप जानते हैं जेकब रूसो के बारे में, कौन एसोसिएटेड है जेकब रूसो से, ठीक है ना। आपको अगर पता होगा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो पता होगा कि इमाइल जो है इनकी लिखी हुई किताब है, पहली बात। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनकी लिखी हुई किताब है, दूसरी बात। और तीसरी, बैक टू नेचर, ये इनका कहा हुआ कथन है। बैक टू नेचर इनका कहा हुआ कथन है। ये तीनों इसके आंसर्स हैं, पहला दूसरा, ए बी सी। इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी। अच्छा, मैन इज बॉर्न एज स्लेव, इंसान जो है एक गुलाम पैदा लिया है, इस बात को रूसो ने नहीं कहा, इस बात को अरस्तु ने कहा, ठीक है ना। एरिस्टोटल ने इस बात को कहा, बल्कि जो रूसो ने कहा, उसने कहा मैन इज बॉर्न एज फ्री। फ्री, इंसान आजाद पैदा लिया है, इस बात को रूसो ने कहा, ठीक है ना। तो ये बात गलत है। अच्छा, नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन, अभी हमने बात किया है कि नॉलेज जो है वो रीजन पे बेस है, ये किसने कहा है? अभी हमने बात किया है, ये कहा रेशनलिज्म ने बात, अभी हमने बात किया ना रेशनलिज्म। रेशनलिज्म जो फिलॉसफी है, उसका कहना है कि नॉलेज जो है वो रीजन पे बेस है, रीजन पर। तो आप समझ गए, तो डी नहीं होगा इसका आंसर, ई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, चीज़ों को नोट कर लें, जो अच्छी बातें हैं उसको। कुछ किताबें हैं जो इसकी लिखी हुई है, मतलब रूसो की बहुत सारी किताबें हैं, तो 4-5 किताबें 6 किताबें हैं, लेकिन मैं खास किताबों की बात करता हूँ, जैसे कि इमाइल 1972 में इन्होंने किताब लिखी थी। इमाइल 1970 सॉरी 6 में, सॉरी 9 1762 में रूसोज बुक ऑन एजुकेशन, ये एजुकेशन पे लिखी हुई किताब है। वेयर, जहां रूसो आउटलाइंस हिज विजन फॉर नेचुरल एंड ह्यूमन अप्रोच टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एजुकेशन पे लिखी हुई किताब है रूसो की, जिसमें वो जो है आउटलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं विजन फॉर नेचुरल एंड ह्यूमन अप्रोच टू चाइल्ड डेवलपमेंट, नहीं बच्चे के डेवलपमेंट पर नेचुरल एंड ह्यूमन अप्रोच की वो बात करते हैं कि किस तरह से नेचुरल और ह्यूमन अप्रोच से बच्चे को अच्छे से विकास कर सकते हैं, उसके विजन पर ये इस किताब में वो फोकस करते हैं। उसके बाद है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1762 में भी ये किताब लिखी गई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो इन्फ्लुएंस्ड वर्क ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसमें जो है उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी पे फोकस किया। वेयर, जहां ही आर्गू डैट, जहां ये कहते हैं कि गवर्नमेंट्स ड्राइव देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कंसेंट ऑफ गवर्नड, ठीक है ना। तो उसके बाद है कॉन्फेशन। कन्फेशन जो है 1782 में लिखी इनकी किताब है। कन्फेशन दरअसल इनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, रूसोस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है वो कन्फेशन है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। आई कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न ऑटोबायोग्राफीज, और इसको माना जाता है पहला आधुनिक आत्मकथा के तौर पर इसे माना जाता है, इस किताब कन्फेशन को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, बैक टू नेचर, जो बैक टू नेचर का जो कंसेप्ट है, रूसोज फिलोसफी इम्फेसाइज रिटर्न टू सिंपलर more natural way of life to achieve personal and societal harmony।
रूसो जो बैक टू नेचर है, जो रूसो की फिलॉसफी है, उसमें ये जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते, जोर देते हैं कि रिटर्न टू सिंपलर, एकदम साधारण जीवन जियो, मोर नेचुरल वे, प्राकृतिक तौर पर ऑफ लाइफ जीवन जीना है, ताकि हम पर्सनल और सोसाइटल हार्मोनी, यानी कि पर्सनल और सामाजिक हार्मनी जो है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे रूसो के बारे में। जीन जैकस रूसो के बारे में कुछ किताबें थी, उनकी कुछ फिलॉसफी थी, आपके सामने में रख दी गई है, आप इस बात को याद रखिएगा। और जो अदर ऑप्शन था, जैसे कि मैन इज बॉर्न एज स्लेव, ये बात जो है वो एरिस्टोटल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो नेचुरल स्लेव का जो कंसेप्ट दिया था, नेचुरल स्लेव का कंसेप्ट दिया था, उसी से ये जुड़ा हुआ है, मैन इज बॉर्न एज स्लेव। ठीक है ना। उसका नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजन जो है, ये बात मैंने पहले कहा, ये बात रेशनलिज्म का है। रेशनलिज्म फिलोसफी अभी हमने पढ़ा है, तो ये रेशनलिज्म फिलोसफी से जुड़ा हुआ है। और इस रेशनलिज्म फिलोसफी के मानने वाले जो थे, वो उनका नाम था रेने डेकार्ट। इस बात को मैंने पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना। रेने डेकार्ट जो है वो रेशनलिज्म फिलोसफी को मानते थे, जो कहते थे कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो रीजन पर आधारित होता है, रीजन पर, तर्क पर। ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ए, बी और सी, रूसो से जुड़ा हुआ कंसेप्ट। ओके, आई होप आप बात समझ गए होंगे। आइए 47 देखते, 57। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लाइट, साउंड, ट्रूथ आर एग्जाम्पल ऑफ, ये लाइट जो है, साउंड है, ट्रूथ है, ये आवाज जो है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इंटेंजेबल है। इंटेंजेबल, दो तरह की चीजें होती है हमारे आसपास, एक होता है टेंजेबल, एक होता है इंटेंजेबल। आइए इसको समझ लेते हैं। टेंजेबल चीज क्या है? टेंजेबल थिंग्स दैट हैव फिजिकल अपीयरेंस। टेंजेबल वो चीज होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, जैसे कि आप कैन, जिसको आप टच कर सके, जिसको आप फील कर सके, टच्ड, फील्ड, और जिसको आप मेजर कर सके, उसे कहते हैं टेंजेबल। इसकी दूसरी इंग्लिश आप कह सकते हैं इसको कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट होती है, कंक्रीट चीजें, जिसको, वो चीजें जिसको आप टच कर सके, जिसका फिजिकल अपीयरेंस हो, जिसको आप फील कर सके, जिसको आप मेजर कर सके, जैसे कि बुक, चेयर, कार, वुड, मेटल, फैब्रिक, रॉक, वाटर, प्लांट, ये सब जो है टेंजेबल चीजें हैं। और इनटेंजेबल चीजें क्या होती है? इनटेंजेबल थिंग्स आर नॉट फिजिकल, उसके कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते हैं, टच्ड और मेजर, ना तो आप उसको टच कर सकते हैं, ना आप उसको मेजर कर सकते हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। इंटेंजेबल जो है वो, सॉरी, इंटेंजेबल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना। मिसाल तौर पर, जैसे कि आपका लाइट है, साउंड है, ट्रूथ है, सच्चाई है, झूठा है, लाई बोल, झूठ बोलना, आवाजें हैं, ये क्या है? ये सब इंटेंजेबल चीजें हैं। तो ये है जिसके फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते, नो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते, प्रेजेंस नहीं होता है फिजिकल अपीयरेंस। अब आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ये जो लाइट है, साउंड है, ट्रूथ है, ये क्या है? ये इंटेंजिबल है। जो लैपटॉप जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है? वो टेंजेबल है। जो मोबाइल पर आप देख रहे हैं वीडियो, वो क्या है? टेंजेबल है। और आपकी सोच क्या है? वो इंटेंजेबल है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव टीचिंग। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं। इसका इस्तेमाल इंक्लूसिव टीचिंग में किया जाता है, इस क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, समझे ना। बाकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ये नहीं है, ये जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग में हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आइए देख लेते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज स्पेसिफिकली कैटर द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। जो अलग अलग, जो डाइवर्स लर्नर्स है, उनके नीड्स को कैटर करता है, उनके नीड्स को ये आइडेंटिफाई करता है। इंक्लूडिंग विद दोज विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल बच्चे हैं, वो डिसेबल बच्चे जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके अलग अलग नीड्स हैं, जिनके अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ये चीज़ों को कैटर करते हैं, उनके नीड्स को, उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को कैटर करता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। These tools promote equity of providing support like screen readers,
hearing aids, text to speech software and adaptive keyboards, ensuring that all students can access the engage with the learning content. हम क्या करते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए? जो डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनके अलग अलग डाइवर्स नीड्स हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको हम पहचान लेते हैं और इस टूल के जरिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। जब हम पहचान लिए तो फिर हमको समझ में आता है कि किस बच्चे को स्क्रीन रीडर की ज़रूरत है, किसको लर्निंग एड्स की ज़रूरत है, किसको टेक्स्ट टू स्पीच ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, किसको एडेप्टिव कीबोर्ड की ज़रूरत है। इन तमाम हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो इंगेज हो सके, एक्सेस उसको मिल सके। ऑल स्टूडेंट्स कैन एक्सेस एंड इंगेज, सब बच्चे इंगेज हो सके लर्निंग कंटेंट में, ठीक है ना। तो इसलिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे इस क्लास में जो अलग अलग डिसेबल बच्चे हैं उसके नीड्स को हम आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी। वही आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 और अभी हम इस पे बात किए, अभी हम बात किए हैं। कहता है कि वी आर कॉट इन नैरेटिव्स एंड मेटा नैरेटिव्स। हम जो है जो नैरेटिव्स है और जो मेटा नैरेटिव्स, नैरेटिव्स मतलब आख्यान, और मेटा नैरेटिव्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो व्याख्यान है, बड़े बड़े जो कथाएं हैं, बड़ी बड़ी जो कथाएं ने देखते हैं, जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बड़ी बड़ी व्याख्यान जो हैं, बड़े बड़े जो स्पीच हैं, अब जैसे कह सकते हैं, उससे हम घिरे हुए हैं, कॉट, उससे हम घिरे हुए हैं, ठीक है ना। एंड दे सिट ऑन आवर जजमेंट, और ये जो है बड़ी बड़ी जो कथाएं हैं, व्याख्यान हैं, जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं, मतलब जो है वो जो है हमारे जजमेंट को प्रभावित करता है। वी मस्ट बी इनक्रीडल्स टुवार्ड्स मेटा नैरेटिव, जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं उससे हमको छुटकारा पाना है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कौन ये बात कहता है? ये कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म, क्योंकि ये बहुत अभी की फिलॉसफी है, तो लेट 20th सेंचुरी की फिलॉसफी है ना की फिलॉसफी है ये। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बड़ी बड़ी जो व्याख्यानें हैं, उन चीज़ों को ये जो है इग्नोर करता है, नहीं मानता है। बोलता है इस सबको हटाओ, ये सब नहीं है, ये सब जो है हमारे फैसले पर, हमारे जजमेंट पर प्रभाव डालता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म। बाकी आइडियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और रियलिज्म के बारे में आप जानते हैं, हम आगे बात कर लेंगे। आइए बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। और ये आप याद रखेंगे, जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के बारे में सबसे पहले जो बात किया है उसका नाम है जीन फ्रांकोस लियोटार्ड। याद रखिएगा, जीन फ्रांकोस, जो आज की मॉडर्न फिलॉसफी है, हाल फिलहाल की, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीन फ्रांकोस लियोटार्ड वर्क द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इन्होंने काम किया है, किताब लिखा है जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, 1979 में। देखिए ना, हाल फिलहाल में 20वीं शताब्दी के अंत में है, 1979 में इन्होंने किताब लिखा। क्या नाम है? जीन फ्रांकोस लियोटार्ड, विच चैलेंज द लेजिटमेसी ऑफ मेटा नैरेटिव्स। जो मेटा नैरेटिव्स है, बड़ी बड़ी जो महाकथाएं हैं, उसकी वैधता को, उसके लेजिटमेसी को इन्होंने चैलेंज किया। इट इज ए फिलोसफिकल एंड कल्चर मोमेंट दे इमर्ज्ड इन दी 20th सेंचुरी। यानी फिलोसफिकल है ना, ये एक फिलोसफिकल एंड कल्चरल मोमेंट है जो 20वीं शताब्दी में इमर्ज हुआ, जो हम पहले बात किए। इसका क्या प्रिंसिपल, जो कोर प्रिंसिपल है, वो है रिजेक्शन ऑफ ग्रांड नैरेटिव्स। जो भव्य आख्यानें हैं उसको अस्वीकृत करना, जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं उसको अस्वीकृत करना, रिजेक्ट करना, पहला। और स्केप्टिसिज्म टुवार्ड्स मेटा नैरेटिव्स, जो महाकथाएं हैं उसके प्रति संदेह करना। स्केप्टिसिज्म एक फिलॉसफी है जो संदेहवाद से जुड़ा हुआ है, संदेहवाद से जुड़ा हुआ है। वो कहता है जो बड़ी बड़ी महाकथाएं हैं उस पर हमको डाउट करना चाहिए, उस पर हम संदेह करना चाहिए, हमको एज इट इज उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। तो इस बात को कहता है। अच्छा, वो जोर देता है एम्फेसाइजेस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, जो विविधताएं हैं हमारे समाज में, जो बहुलवाद हमारे समाज में, उस पर वो जोर देता है। चैलेंजिंग डोमिनेंट डिस्कोर्स, जो प्रमुख प्रवचन है,
उसको चुनौती देते हैं। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट है, जिनको सबसे पहले जीन फ्रांकोस लियोटार्ड ने एक्सप्लेन किया द पोस्ट मॉडर्निज्म कंडीशन 1979 के अपनी किताब में, ठीक है ना। तो इस तरह के आप इसको रखिएगा जहन में। अच्छा, आइडियलिज्म के बारे में आप जानते हैं। आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म फोकस करता है द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, है ना। आप जानते हैं कि आइडियलिज्म फोकस ऑन द नेचर एंड रियलिटी। आइडियलिज्म बात करता है रियलिटी के बारे में, रियलिटी एंड नॉलेज के बारे में, आइडिया के बारे में बात करता है, आइडिया के बारे में। रियलिज्म बात करता है, रियलिज्म इज कंसर्न्ड विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। जो हमारे जो रियलिटी है, जो प्रकृति की जो रियलिटी है, उस प्रकृति की रियलिटी और उसके अंडरस्टैंडिंग, क्या आप उसके बारे में सोच रखते हैं, रियलिज्म उस पर बात करता है। और स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बात करता है हमारे स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन कल्चर का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है, उस पर बात करता है। तो आई होप ये सब जानते होंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 एंड आज के लास्ट क्वेश्चन एजर्सन है और रीजन है। एजर्सन में कहा गया है कि इथिकल लीडरशिप इज नॉट रिलीवेंट इन एजुकेशन। यहीं से गलत हो गया ना। जो इथिकल, जो नैतिक नेतृत्व है, नैतिक नेतृत्व है, वो एजुकेशन में रिलीवेंट नहीं है। ये तो बात बिल्कुल गलत है। हमको तो जरूरत है इथिकल लीडरशिप को, जरूरत है एजुकेशन में। एज इथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट अप्लीकेबल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, यानी कि जो इथिकल स्टैंडर्ड है, जो नैतिक मानक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव में अप्लीकेबल नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, जो प्रशासनिक जो रोल है, उसमें वो अप्लीकेबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पुलिस सिस्टम, जो रूल सिस्टम, सब तो खराब हो जाएगा ना। एजुकेशन में अगर इथिक्स नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो गलत, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। अच्छा, इथिकल लीडरशिप एथिकल लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। बहुत बिल्कुल सही बात है। जो एथिकल लीडरशिप जो है, जो नैतिक नेतृत्व है एजुकेशन में, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज इट इम्फेसाइज, क्योंकि ये जोर देता है मेकिंग मोरली साउंड डिसीजन। बिल्कुल, अगर ये होता है एजुकेशन में, तो जो डिसीजन होता है वो बहुत अच्छा डिसीजन होता है। मोरली डिसीजन जो है वो नैतिक फैसला होता है। एंड सर्विंग एज रोल मॉडल फॉर इथिकल बिहेवियर, और एक रोल मॉडल की तरह सामने आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। इसलिए ए जो है एजर्सन गलत होगा, रीजन जो है वो सही होगा। देखिए, एजर्सन इज इनकरेक्ट, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एजर्सन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, ठीक है ना। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। आइए थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ों को और टॉपिक को एंड करते हैं। तो इथिकल लीडरशिप जो है इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट एम्फेसाइजेस मेकिंग मोरली साउंड डिसीजन। जो नैतिक नेतृत्व है हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जरूरी है, शैक्षणिक प्रशासन में बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इम्फेसाइज करता है, जोर देता है मोरली साउंड डिसीजन पर, एक मोरल और बेहतर फैसले पर जोर देता है। एंड सर्विंग एज ए रोल मॉडल ऑफ फॉर इथिकल बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द इथिकल क्लाइमेट। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो एक बेहतर इथिकल क्लाइमेट बने, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें, बाय मेकिंग फेयर डिसीजन, ताकि डिसीजन फेयर हो, प्रमोटिंग इंटीग्रिटी प्रमोट हो, एंड इंश्योरिंग दैट पॉलिसीज अलाइन विथ मोरल प्रिंसिपल। जो पॉलिसीज हैं आपके वो मोरल प्रिंसिपल से अलाइन हो, जुड़ा हुआ हो, उससे अलग ना हो। तो इतना इंपॉर्टेंट है इथिकल लीडरशिप हमारे एजुकेशन में। इथिकल लीडरशिप जो होता है वो ट्रस्ट को इंस्पायर करता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना, और एक बेहतर इंस्टीट्यूशन, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसको एक बेहतर मिशन तक ले जाने में हेल्प करता है। तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी जो है, एजर्सन जो है वो गलत है, रीजन जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, तो यहाँ 60 क्वेश्चन जो है हमारा 56 से लेकर के 60 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 61 से लेकर के 64
5 तक, ठीक है ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि 31 तक इस 100 क्वेश्चंस को, यानी ये मतलब जो अब वीडियो चल रहा है इसमें 100 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूं 31 दिसंबर तक, ताकि आप चीज़ों को देख लें और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी आपकी तरह कुछ ना कुछ बेहतर सीखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।